हमने लास्ट टाइम तक ये देखा था कि मोनोसेक्राइड्स जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम्स पाए जाते हैं वो अपने आप को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अल्फ़ा, दूसरे होते हैं बीटा। इसी बेस पे हम उनको एनोमर्स कहते हैं, अल्फ़ा एनोमर्स एंड बीटा एनोमर्स। अगर हेमी एसिटल कार्बन पर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन डाउन दी प्लेन होगी तो वो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा एनोमर होता है, और अगर वो अप दी प्लेन होगी तो वो बीटा एनोमर होता है। अब हम मोनोसेक्राइड्स की एक और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? किसी को आइडिया है रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये हमने क्लास में भी इसको पढ़ा था। व्हाट आर रिड्यूसिंग? मैम जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करने जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। यस, जो क्या करते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये ऐसे एजेंट्स हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर एडिशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, या उनके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, या उनके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं कि या तो उनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, या हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी काम हो वो ऑक्सीडेशन होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि तमाम वो वाले मोनोसेक्राइड जो सलाहियत रखते हैं कि वो क्या करें, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे वर्क करें, यानी कि वो दूसरी चीज़ को, दूसरे मोनोसेक्राइड को या दूसरे किसी भी शुगर को क्या करें, रिड्यूस कर दें और ख़ुद उसकी जगह पे ऑक्सीडाइज हो जाएं। वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। तमाम वो वाली शुगर्स जो दूसरे केमिकल्स को, दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर दें और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएं, वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। मोनोसेक्राइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये दूसरे को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। तो वही कह रहे हैं कि मोनोसेक्राइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय relatively mild oxidizing agents such as cupric ion। किससे ऑक्सीडाइज होंगे? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे कि क्यूप्रिक आयन है। तो मोनोसेक्राइड यहाँ पर एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट और इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, खुद मोनोसेक्राइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। या हम इसको उल्ट तरीके से बोल सकते हैं कि क्यूप्रिक आयन क्या करता है, मोनोसेक्राइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और ख़ुद रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ लगी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। सबको समझ लगी है? जिसको यस मैम। लगी वो पूछे, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। चलें, मोनोसेक्राइड्स क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वैसे ही हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं। तो मोनोसेक्राइड वर्क करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, यानी कि दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी तरह क्यूप्रिक आयन होते हैं जिनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इन क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन, Cu2+ इज द क्यूप्रस आयन। क्यूप्रस आयन होते हैं, ये क्यूप्रस आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करते हैं। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो फिर ये क्या करेंगे, मोनोसेक्राइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे और ख़ुद रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? तो यही काम यहाँ पर हो रहा है कि क्यूप्रस आयन
के साथ जैसे ही कोई मोनोसेक्राइड आकर मिलता है तो मोनोसेक्राइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इस मोनोसेक्राइड ने क्यूप्रस आइन को रिड्यूस कर दिया। द कार्बोनाइल कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि मोनोसेक्राइड खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अब मोनोसेक्राइड ऑक्सीडाइज कैसे हुआ कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है एक, इसमें ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें एक ऑक्सीजन की और एडिशन हो जाती है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे ही रहता है, यहाँ पर एच के साथ ओ लग जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये क्या होगी, ये मोनोसेक्राइड की ऑक्सीडेशन होगी। सिंपल, इसमें सिर्फ ये याद करना है आपने कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स दैट आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग क्यूप्रिक आइन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। तो तमाम वो वाली शुगर्स जो क्यूप्रिक आइन को रिड्यूस करने की सलाहियत रखती हों और ख़ुद ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखती हों वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। क्लियर? अब इसके आगे आपको ये वाला पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, इस पैराग्राफ को आप लोग अपने पास काट दें, ये आप लोगों के स्कोप से बाहर है। मैम सिर्फ क्यूप्रिक आइंस को? हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? सिर्फ क्यूप्रिक आइंस को रिड्यूस करने की कैपेबल है? क्यूप्रिक आयन की समझ नहीं लगी बेटा? एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। मैम यहाँ पे लिखे है ना कि शुगर्स दैट आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग क्यूप्रिक आइंस। Yes. सिर्फ क्यूप्रिक आइंस को जो यस, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन किया कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ क्यूप्रिक आइन हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यूप्रिक आइन होता है। क्यूप्रिक आइन के अलावा और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिनमें फेलिंग सॉल्यूशन आता है, जिनमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आता है, टॉलेंस रिएजेंट आता है। तो काफ़ी सारे रिएजेंट्स होते हैं जिनको मोनोसेक्राइड्स रिड्यूस कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यूप्रिक आइन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ क्यूप्रिक आइन का जिक्र किया, हमने बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यहाँ पर जिक्र नहीं किया। क्लियर? होते वो भी हैं, यस मैम, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है, ज़्यादा कॉमन ये होता है। ओके? मैम। किसी का और कोई क्वेश्चन? सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं, वो वाले मोनोसेक्राइड्स या वो वाली शुगर्स जो क्यूप्रिक आइन को या किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करने की सलाहियत रखती हों, वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। और सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि वो क्यूप्रिक आइन को रिड्यूस कर देते हैं और उसके बदले में ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, वो खुद एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो ये बात याद रखने की है कि तब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पे हेमी एसिटल कार्बन फ्री नहीं होता, इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में कभी भी मोनोसेक्राइड जो है वो रिड्यूसिंग नहीं होता, उसको अपने आप को लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे ही ग्लूकोज लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा, क्यूप्रिक आइन को रिड्यूस कर देगा। क्यूप्रिक आइन रिड्यूस होगा, बदले में खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारे पास एसिड में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OH लग जाता है और इसको हम कहते हैं कि ये एसिड बन गया। तो बस आपने उसके आगे क्या लिख देना है कि 6 कार्बन एसिड हमारे पास बन जाते हैं। आगे इस केमिकल रिएक्शन की डिटेल में भी जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
ये रिड्यूसिंग एजेंट्स का पहला पैराग्राफ करना है, दिस वन, एंड नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों ने ये रिएक्शन करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। सो अब हमारा यहाँ तक मोनोसेक्राइड्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। मोनोसेक्राइड्स के बाद हमारे पास आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। हमने 3 क्लासेस पढ़ी थी ना कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास होती है मोनोसेक्राइड। अभी तक हमने सिर्फ मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। दूसरी क्लास होती है ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स के बाद तीसरी क्लास होती है पॉलीसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स का हमें पता है, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, जहाँ पर 2 से लेकर 9 तक, तकरीबन 9 मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइन हो जाएं। 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स अगर आपस में ज्वाइन हो जाएं तो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। कंसिस्ट ऑफ, व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड्स? दे कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इनके अंदर शॉर्ट चेन्स होती हैं किसकी? मोनोसेक्राइड यूनिट्स की। यानी कि मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर ओलिगोसेक्राइड्स बना लेते हैं। कितने मोनोसेक्राइड जुड़ सकते हैं? 2 से लेकर 9 तक, 9 तक, 2 to 9, ज्वाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक लिंकेज कार्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उनको जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। हमारे पास जितने भी ओलिगोसेक्राइड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स का मतलब होता है वो वाले ओलिगोसेक्राइड जिनमें सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं। ट्राइसेक्राइड का मतलब होता है जिनमें 3 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट हैं। टेट्रासेक्राइड्स का मतलब होता है जिनमें 4 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं। इस तरह सो ऑन चलते जाते हैं, कहाँ तक? अप टिल 7 to 9 तक। फॉर एग्जाम्पल है, अब हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स में एग्जाम्पल है शुगर की, केन शुगर, सॉरी सुक्रोज की, डैट इज़ कॉल्ड केन शुगर। केन शुगर किसको कहते हैं? किसी को आइडिया? जो गन्ने के रस से बनाई जाए, Yes. गन्ने को गन्ने को जो केन, गन्ने गन्ने को केन कहते हैं, और गन्ने के रस से जो हम शुगर हासिल करते हैं उसको केन शुगर कहते हैं, और वो होती है सुक्रोज। ये जो हम आम टेबल शुगर खाते हैं घर में जो हमारे आम नॉर्मल वाइट चीनी होती है जो, वो सुक्रोज होती है। वो गन्ने से बनाई जाती है, उसको प्योरीफाई करके गन्ने के रस से बनाते हैं। तो सुक्रोज क्या है? जो हमारी आम टेबल शुगर है वो क्या है? वो एक डाइसेक्राइड है, यानी कि उसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स होते हैं? एक होता है डी ग्लूकोज और दूसरा होता है डी फ्रुक्टोज। दोनों की दोनों मोनोसेक्राइड 6 कार्बन है, यानी कि उनके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स? शॉर्ट चेन्स होती हैं किसकी? मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। पर ये चेन्स बहुत ज़्यादा लंबी चेन्स नहीं होती, ये शॉर्ट चेन्स होती हैं, बहुत लंबी चेन्स नहीं होती। इसमें सबसे जो अबंडेंट होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में वो डाइसेक्राइड्स होते हैं जो 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है सुक्रोज, जो हम आम घर में टेबल शुगर खाते हैं, वाइट चीनी, प्योरीफाइड चीनी जो हम खाते हैं, प्योरीफाइड चीनी जो हम खाते हैं वो क्या है? सुक्रोज है। किससे बनाई जाती है? शुगर केन से बनाई जाती है, इसलिए इसको केन शुगर भी कहते हैं। किस पे मुश्तमिल होती है? 2 मोनोसेक्राइड्स पे मुश्तमिल होती है, डेट आर नोन एज डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। बोथ ऑफ दीज 2 monosaccharides are 6 carbon monosaccharides. Clear? यस मैम। Okay. Okay. मैम बीच में थोड़ा सा टाइम भी दिया करें, साथ साथ लिख रहे हैं साथ साथ सुन रहे हैं, वो इतनी जल्दी होता नहीं है, या लिखने वाला रह जाता है या तो सुना नहीं जाता फिर। ओके मैं आप लोगों को टाइम दिया करूँगी अब।
हाँ जी, आयशा क्यूम प्रेजेंट है क्लास में। आयशा, अभी जो हमने ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा है इसको रिपीट करें। मैम ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि छोटी छोटी चेन्स के अंदर जब मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। ये यस। शुगर कैन के जूस यानी कि शुगर कैन से बनते हैं या कैन शुगर जिसे कहते हैं, जो कि सुक्रोज होती है और इसके अंदर 2 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, एक डी ग्लूकोज और एक डी फ्रुक्टोज, और दोनों के अंदर 6 कार्बन होते हैं। यस, शाबाश बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि ओलिगोसेक्राइड शुगर केन से नहीं बनते। ओलिगोसेक्राइड की एक टाइप है डाइसेक्राइड, और डाइसेक्राइड में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी एग्जांपल है, वो है केन शुगर की, जो कि सुक्रोज। सुक्रोज कहलाती है। केन से बनाई जाती है, जो शुगर केन है, गन्ने का रस है, उससे बनाई जाती है। ठीक है, सिर्फ ये थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर लें कि तमाम ओलिगोसेक्राइड शुगर केन से नहीं बनते। डाइसेक्राइड है और उसमें भी सुक्रोज है जो शुगर केन से बनता है। क्लियर? हाँ जी। यस ओके मैम, ये वाली बात रिपीट कर दें। ओके, दोबारा रिपीट करती हूँ। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होती हैं? शॉर्ट चेन्स होती हैं। किसकी शॉर्ट चेन्स होती हैं? मोनोसेक्राइड्स की बनी हुई शॉर्ट चेन्स होती हैं। यानी कि मोनोसेक्राइड्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप एक धागे के अंदर मोतियों को परोते हो, तो आप का जो धागा है वो क्या है? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो जोड़ रहा है मोतियों को, और जो आपकी मोती है वो क्या है? मोनोसेक्राइड्स हैं। तो छोटी से आपने चेन बना ली कोई 7-8 मोतियों की, सिर्फ 7-8 मोतियों की, तो ये आपके पास क्या बनता है? ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं? शॉर्ट चेन्स हैं, मोनोसेक्राइड्स की बनी हुई चेन्स हैं। मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते कैसे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। Short chains made up of monosaccharide units that are joined by ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि उनको जोड़ने वाली गम है, ग्लू है, और वो क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ओलिगोसेक्राइड्स काफ़ी सारी टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं। तमाम वो वाले ओलिगोसेक्राइड्स जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइसेक्राइड्स कहलाते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? तमाम वो वाले मोनोसेक्राइड्स जिसमें सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसी चेन जिसमें सिर्फ 2 मोती प्रेजेंट हैं, तो वो चेन क्या कहलाती है? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल क्या है? यानी कि अब मोतियों की जो माला आपने बनाई है वो उसकी टाइप क्या है? वो काले मोतियों वाली है, वो सफ़ेद मोतियों वाली है, वो गुलाबी मोतियों वाली है, वो कौन सी है? तो उसकी एग्जांपल है, डाइसेक्राइड की एग्जांपल है टेबल शुगर, जिसको हम साइंटिफिकली सुक्रोज भी कहते हैं। किससे बनाई जाती है? शुगर केन से, गन्ने के रस से बनाई जाती है। किसकी बनी होती है? 2 मोनोसेक्राइड्स की बनी होती है। वो दोनों मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं? डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। दोनों ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जिनमें 6-6 कार्बन। मैम, आपकी आवाज़ अचानक बहुत कम आने लग गई है। ओके, दोनों ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जिनमें 6-6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आ रही है मेरी आवाज़ आप लोगों को? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को? मुझे कम आ रही है। ओके बेटा, जिनको कम आ रही है वो लोग अपने स्पीकर को चेक करें। आपका स्पीकर जो है वो अपने स्पीकर को मैक्सिमम पे कर लें तो आपको आवाज़ ठीक आएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं और ज़्यादा मज़ीद ऊंची बोलूँ। मैम कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं इनको ऐड कर लें। उनको ऐड कर लो। जी मैम, हो गया ठीक। उनकी मुझे रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आई। जिनकी मुझे रिक्वेस्ट आई है मैंने उनको लेट भी ज्वाइन करवा लिया है। आप उनको मैसेज करें कि मेरे पास उनकी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। चलें, हमारी क्लास में अभी मोहम्मद एहतशाम प्रेजेंट हैं। एहतशाम, ओलिगोसेक्राइड्स को रिपीट करें, मैंने अभी क्या बताया ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। एहतशाम जल्दी से रिपीट करें।
फिजा मुगल, आप अपने माइक को ऑफ कर दें बेटा, म्यूट पे करें अपने माइक को। हाँ जी, मोहम्मद एहतशाम क्लास से लीव कर गए हैं। सहर, इनका नाम नोट कर नो लें। मैम, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, फिर बताएं एहतशाम। Oligosaccharides, मैम, made up of short linkage of monosaccharides, यस यानी कि छोटे छोटे यूनिट होते हैं मोनोसेक्राइड्स के, इसके यस साथ लिंकेज बना के ये ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। यस। इसके एग्जांपल में आता है इसकी डाइसेक्राइड बनता है उससे। एग्जाम्पल नहीं है, टाइप है, टाइप हाँ, है। टाइप में आता है, यस, टाइप में आता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड की एग्जांपल है केन शुगर। डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल है केन शुगर। यस। और उसके बाद केन शुगर किसकी बनी हुई होती है? वो गन्ने से बनती है। किससे बनती है? गन्ने से बनती है। इसमें कौन से मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं? मेरे ख्याल से डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। यस, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शाबाश। आप अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं। मैम एंड पे आपने एक लाइन की करेक्शन करवाई थी, तो वो आपने बोला था कि जो सारे ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो सुक्रोज के नहीं बने हुए होते। प्लीज़ वो वाली रिपीट करते हैं, तब आवाज़ कट गई थी। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी, तो मैंने वो बात ये कही थी क्योंकि एक बच्चे ने भी ये बताया था कि ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स शुगर केन से बने होते हैं, गन्ने से बने हुए होते हैं। तो मैंने ये रेक्टिफाई किया था, आप लोगों को ये करेक्ट किया था कि सारे के सारे ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो शुगर केन से नहीं बनते, वो गन्ने के रस से नहीं बनते, बल्कि एक स्पेशल टाइप है ओलिगोसेक्राइड की जो क्या कहलाती है? डाइसेक्राइड। डाई क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें दो प्रेजेंट होते हैं, दो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। और उस डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल में हमारे पास आती है शुगर केन, यानी कि केन शुगर, जो सुक्रोज भी कहलाती है, जो किससे बनी होती है? दो मोनोसेक्राइड यूनिट से बनी होती है। इसी तरह अगर हम ट्राइसेक्राइड की बात करें तो ट्राइसेक्राइड्स क्या होते हैं? तीन मोनोसेक्राइड यूनिट से बने होते हैं। टेट्रासेक्राइड्स चार मोनोसेक्राइड यूनिट से बने होते हैं। पर जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं वो डाइसेक्राइड होते हैं, जिनमें हमारे पास केन शुगर आती है, यानी कि सुक्रोज, जो हम आम नॉर्मल चीनी घर में खाते हैं वो वाली। और हमारे पास डाइसेक्राइड की एग्जांपल होती है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है? हमारे इसमें प्रेजेंट होती है, मिल्क में प्रेजेंट होती है। यस, मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होती है, ये भी डाइसेक्राइड होती है। लैक्टोज, LACTOSE, लैक्टोज। तो लैक्टोज से बनी होती है। लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल है, जिसको हम आगे चल के करेंगे कि लैक्टोज क्या होती है। क्लियर? अब हमारे पास अगला फीचर है ओलिगोसेक्राइड का, ऑल कॉमन मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स आर नेम्स, हैव नेम्स एंडिंग विद सफिक्स ओज। जहाँ पे भी कोई भी डाइसेक्राइड है, कोई भी ओलिगोसेक्राइड है, हम उसके साथ उसके नेम के एंड पे ओज लगा देते हैं, OSE, जिससे हमें पता चलता है कि या तो ये वाली जो शुगर है वो मोनोसेक्राइड है या वो डाइसेक्राइड है। आप यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि ये हमने उसके साथ एंड पे ओज लगा दिया, OSE, सुक्रोज। तो OSE से हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये या तो मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, और हमें पता है सुक्रोज डाइसेक्राइड होती है। इसी तरह ये ग्लूकोज, OSE, तो सफिक्स ओज यानी कि उसके नेम के एंड पे ओज लगा देते हैं। तो OSE हमें क्या बता रहा है कि ये क्या है? ये मोनोसेक्राइड है। इसी तरह फ्रुक्टोज, OSE, ये क्या है? ये भी मोनोसेक्राइड है। OSE नेम से हमें पता चल रहा है कि ये एक मोनोसेक्राइड है।
तो जहाँ पे भी मोनोसेक्राइड होंगे, जहाँ पे भी डाइसेक्राइड होंगे, उनके एंड पे हमेशा OSE होगा। क्लियर? मैम यस। मैम अगर मतलब हमें क्लियरली जो है वो आइडेंटिटी उसकी करनी हो कि ये ग्लूकोज जो है, मतलब आपने लिखा हुआ ना डी ग्लूकोज, या तो ये मोनोसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड्स हैं, यस, तो हमने हमें अगर क्लियरली चूज करना है कि ये मोनोसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड्स हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस आपको उसके केमिकल नेचर को देखते हुए पता चलेगा। अगर तो वो ओलिगोसेक्राइड होगा तो उसमें एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर वो मोनोसेक्राइड होगा तो उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, उसमें मोनोसेक्राइड ज़्यादा नहीं होंगे। और हमें ये वैसे ही नॉर्मली पता है क्योंकि हमने इसको इतना पढ़ लिया है कि ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। कैसे पता चला कि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है? क्योंकि हमने इसकी केमिकल नेचर से वाकिया है, हमें इसकी केमिकल नेचर का पता है। हम इसके केमिकल नेचर को जानते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए हमें पता है कि ये मोनोसेक्राइड है। पर आप किसी के नेम को देखते हुए ये नहीं पता लगा सकते कि ये मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है। हाँ, ओज से एंड पे ओज आ रहा है, उससे आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि ये या तो ये शुगर है, ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट की पहली क्लास से ताल्लुक़ रखता है या दूसरी क्लास से ताल्लुक़ रखता है। आप उसके नेम को देखते हुए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, अनलेस कि आप वहाँ पे केमिकल करेक्टराइजेशन ना करो। जब तक केमिकल नेचर मालूम करोगे फिर पता चलेगा कि ये ओलिगोसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड है। क्लियर? यस मैम। उसके लिए हमें केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। हाँ जी बेटा, और क्या मैम पूछ रहे हैं? मैम आपने क्लास में एक दफ़ा वो चेन वगैरह बनवाई थी, एल्डोस, कीटोस, हेक्सोस इनकी, यस, तो वो क्या? एल्डोज, वो कीटोज, मुझे हेक्सोज, वो मैंने आप लोगों को, वो बिल्कुल स्टार्ट वाला टॉपिक है। लेट मी शो यू अगेन। मैम फिर ये भी मोनो हुए या डाई हुए, क्योंकि इनके लास्ट पे भी OS ही आ रहा है। हाँ जी, मैंने आपको अभी बताया कि जिनके एंड पे OSC आता है वो या तो मोनोसेक्राइड्स होते हैं या ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। ज़रूरी नहीं डाई हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। मैम वो कार्बोहाइड्रेट्स के आपने इंट्रोडक्शन में करवाए थे वो यस, चेन्स ना। यस, वो मैंने कार्बोहाइड्रेट की इंट्रोडक्शन में करवाए थे आप लोगों को। हाँ जी, तो ये देखें, मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, किसी को भी नहीं शो हो रही। यस मैम, मुझे नहीं होती। नहीं हो रही। नहीं मैम, नहीं शो हो रही। नहीं शो मैम हो रही है। बेटा जिनको, एक मिनट ठहरें, एक मिनट, अब हो रही है सबको शो? नो मैम, यस मैम हो रही है। नो मैम, नो मैम नहीं हो रही। यस मैम हो रही है। ओके ओके मैम हो रही है। ओके, मैं यस दोबारा, मैम अब यस मैं- मैम अब हो गई। जी मैम, अब जी मैम अब हो गई है। ओके चलें जी। अच्छा जी, अब ये देखें कि वो बात जो मैंने आपको बताई थी एल्डोसिस और कीटोसिस की, वो मैंने ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, एल्डोसिस या कीटोसिस। एल्डोज का मतलब कि उनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोज का मतलब कि उनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप्स होते हैं, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? नो मैम। नो मैम, यस मैम नो मैम, यस मैम। यस मैम। यस मैम अब हो गई। यस मैम अब आ गई है। ओके, अगर स्क्रीन आना बंद हो जाए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा।
तो मैं ये बता रही थी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एल्डोजिस, दूसरे होते हैं कीटोजिस। एल्डोजिस वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ। सी डबल बॉन्ड ओ और सी के साथ एक H, H और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड। So this is the aldehydic group. नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। This is the aldehydic group. So तमाम वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें ये ग्रुप होता है उन सबको क्या कहते हैं हम? एल्डोजिस कहते हैं। तो एल्डोजिस हमारे पास काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे वो वाले मोनोसेक्राइड्स जिनमें 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं? वो टेट्रोजिस कहलाते हैं। 4 कार्बन एटम्स, 4 मोनोसेक्राइड्स की बात नहीं हो रही, 4 कार्बन एटम्स की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? टेट्रोजिस कहलाते हैं। जिनमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं वो पेंटोजिस कहलाते हैं। जिनमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं वो हेक्सोजिस कहलाते हैं। तो इनके एंड पे भी OSE आ रहा है और ये क्या है? मोनोसेक्राइड्स होते हैं। क्लियर? अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास कीटोनिक। कीटोनिक में क्या होता है कि कीटोनिक में इस H की जगह पे H नहीं होता बल्कि क्या होता है? C होता है। तो ये हमारे पास जो ग्रुप बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं? कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। क्लियर? तो तमाम वो वाले मोनोसेक्राइड्स जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये वाला ग्रुप होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कीटोनिक या कीटोजिस कहते हैं। कीटोनिक शुगर्स या कीटोजिस कहते हैं। कीटोजिस भी इसी तरह वो वाले मोनोसेक्राइड्स, वो वाले कीटोजिस जिनमें 3 कार्बन होते हैं वो ट्रायोजिस कहलाते हैं। ठीक है, और उनको मोर प्रिसाइजली हम क्या कहते हैं? कीटोट्रायोजिस। इस तरह वो वाले होते हैं जिनमें 4 होते हैं तो उनको हम कहते हैं कीटोटेट्रोजिस। वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स, वो वाले मोनोसेक्राइड्स जिनमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं उनको कहते हैं कीटोपेंटोजिस एंड सो ऑन। क्लियर? यस मैम। ओके यस मैम। ओके। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ जी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों के पोर्टल पे डल जाएगी आज इंशाल्लाह। ओके मैम। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। यहाँ पर बेटा आप लोग प्रेजेंट ना किया करें, आप लोग प्रेजेंट करते हैं तो फिर यहाँ से मेरी प्रेजेंटेशन चली जाती है। आप लोग सिर्फ अपने आप को ज्वाइन करवाया करें, प्रेजेंट मत किया करें। आप लोग समझते हो कि वो प्रेजेंट जो लिखा हुआ वो उसका मतलब प्रेजेंट है, उसका मतलब प्रेजेंट नहीं है। आप लोगों की अटेंडेंस मैं अभी मैनुअली खुद लगा रही हूँ सहर के थ्रू। ओके, चले सबको स्लाइड शो हो रही है? यस यस मैम। ओके, अब ये देखिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन की हमेशा वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। यहाँ पर मैंने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 2 और ये 3। तो इसका मतलब है चौथा बॉन्ड भी बनना है। चौथा बॉन्ड कहाँ पर बनेगा? चौथा बॉन्ड यहाँ पर बनेगा कि मैं बना के ही दिखाती हूँ आपको।
ये शेप्स में जाएं, एक इंसर्ट करें, ये आए, ये इंसर्ट हुआ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। अब दोबारा से इंसर्ट करें, शेप्स में आए, टेक्स्ट बॉक्स एंटर करें, टेक्स्ट बॉक्स एंटर करके यहाँ पर लिख दें सी। ये अब बन गया पूरा कीटोनिक ग्रुप। अब हुई है इसकी वैलेंसी पूरी, ठीक है। और जब हमने बनाना है एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप हमने कैसे बनाना है, इसको मैं कॉपी करके थोड़ा सा, कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन रहेगा। यस, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। चलें जी, आप लोगों को नज़र आ रहा है जो मैं कर रही हूँ? यस यस ओके यस मैम आ रहा है। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लास कट रही है बार-बार। क्लास कट रही है? मतलब उनका कनेक्शन लॉस हो रहा है तो वो ठीक है, वो मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट भेज दें, मैं उनको ज्वाइन करवा दूंगी। सर आप उनको मैसेज कर दें। ओके मैम। अभी टाइम है। बेटा अपने माइक्स को ऑफ कर लें। मैम ये जो फर्स्ट वाला सी है, ये जो आपने सिंगल बॉन्ड लगाया है, सी सिंगल बॉन्ड सी, यस, तो अगर हम पहले वाले के साथ डबल बॉन्ड लगा देते, पहले वाले के साथ किसके साथ? ये जो फर्स्ट वाले पे है, यहाँ सी पर, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, जी यहाँ पर। यहाँ पर आप बात कर रहे हो, यहाँ पर आप कह रहे हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगवा दें? हाँ जी, अगर इधर लगा देते फिर क्या बनना था? नहीं, फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहना था। ये याद रखें हमेशा, कार्बोहाइड्रेट्स में आप बेटा थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑफ कर लो ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों को बगैर डिस्टॉर्शन के आए। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड कहीं पर भी आ जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। ये याद रखें, कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आएगा। ओके, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आएगा। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस मैम। ठीक है। और तो अब ये जो पहले वाला ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, इसके नीचे सी भी है, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो मैंने टेक्स्ट बॉक्स से ऐड किया है। तो ये वाला पूरा ग्रुप क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। और ये वाला पूरा ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप की ये नीचे मेन चेन जाती जाएगी, सी के साथ ऐसे आगे मेन चेन इलोंगेट होती जाएगी, और इसकी मेन चेन इस तरह से इलोंगेट होती जाएगी। किसी भी कार्बन के साथ वो इलोंगेट हो सकती है, ठीक है। ऊपर को भी इलोंगेट हो सकती है, इधर को भी इलोंगेट हो सकती है, लंबी हो सकती है। अब ये बात याद रखें हमेशा, बेटा एक मिनट, ये बात हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमेशा चेन के एंड पे प्रेजेंट होता है। तो ये देखें, ये कार्बन चेन का एंड है, ठीक है, और ये देखें ये दो कार्बन के दरमियान है। कीटोनिक ग्रुप हमेशा
चेन के दरमियान में प्रेजेंट होगा, और एल्डिहाइडी ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो फर्स्ट एंड है चाहे वो लास्ट एंड है। क्लियर? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, मैम लास्ट वाली कर दो। लास्ट वाला रिपीट कर दूं। लास्ट पे मैंने ये बताया है आप लोगों को कि एल्डिहाइडी ग्रुप जो एल्डोजेज होते हैं उनमें जो एल्डिहाइडी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एल्डिहाइडी ग्रुप हमेशा चेन की एंड पे प्रेजेंट होता है, कार्बन चेन की एंड पे प्रेजेंट होता है। और जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो हमेशा कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट होता है, विद इन दी कार्बन चेन। इसकी एग्जांपल्स में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, ये कीटोनिक ग्रुप है, चेन के अंदर ही, कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट है। और ये देखें, ये जिन्होंने अभी क्वेश्चन किया था कि मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता, तो ये देखें ये सिंगल बॉन्ड है। ये सी और सी के दरमियान में भी सिंगल बॉन्ड है, इस सी और सी के दरमियान में भी सिंगल बॉन्ड है। जहाँ मर्जी आप देख लें, कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। हर जगह पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो ये एल्डिहाइडी ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ एच और नीचे सी, ये एल्डिहाइडी ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे प्रेजेंट होता है, और कीटोनिक ग्रुप हमेशा चेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सी डबल बॉन्ड ओ, उसके ऊपर भी सी, उसके नीचे भी सी। यही जो मैंने आपको यहाँ पे लिखकर बताया, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके ऊपर भी सी, उसके नीचे भी सी। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर हो गया अभी? यस मैम। ओके, ठीक है। अभी मुझे फातिमा बानो बताएंगी कि मैंने अभी क्या बताया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डोजेज एंड कीटोजेज? फातिमा बानो। मैम एल्डिहाइड और केटोनिक। हाँ जी, एल्डोजेज और कीटोजेज में क्या डिफरेंस होता है? एल्डोजेज क्या है? एंड पे ओ एस ई आ रहा है, तो क्या हुए ये? हाँ जी, एनीवन एल्स? हमजा संधू। फातिमा, आपका ध्यान कहाँ पर होता है? मैम मैम अल्डोजिस ग्रुप जो होता है वो चेन के एंड में होता है, और जो कीटोनिक होता है वो दरमियान में होता है। पर एल्डोजेज क्या होते हैं? ये तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का बता रही है। अल्डोज वो होता है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है। यस, एल्डोजेज वो वाले मोनोसेक्राइड्स, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइडी ग्रुप होता है। अब पोजीशन बाद में आती है कि एल्डिहाइडी ग्रुप हमें पता है हमेशा एंड ऑफ द चेन पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? हाँ जी, यस मैम। नॉर्मा मलिक बताएंगी। मैम एक दफा दोबारा बता दें। एल्डोजेज वो शुगर्स, वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, एल्डोजेज वो शुगर्स, वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप जिस भी मोनोसेक्राइड में प्रेजेंट होगा वो हमेशा एंड ऑफ द चेन पे होगा, चेन के सिरे पर होगा। दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं कीटोजेज। कीटोजेज ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं, ऐसी शुगर्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोनिक ग्रुप हमेशा विद इन दी चेन प्रेजेंट होता है, चेन के अंदर, चेन के दरमियान में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। वो चेन के सिरों पे नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ चेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है। क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए हम लोग अब आगे मूव करें। अभी मैंने, हाँ जी मैम जिस आपने हमें यूनि में जब थे तो तब आपने मोनोसेक्राइड करवाया था कि इसमें वन फंक्शनल ग्रुप होता है और टू और मोर देन टू OH
रिच होते हैं Yes. लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। किस में? ये जो हमने इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी टाइप पढ़ी है ओलिगोसैकराइड्स। नहीं, इसमें ऐसा हम इसमें यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। हम इसमें काउंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मोनोसेक्राइड्स तो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, अब ओलिगोसेक्राइड्स बड़े हो जाते हैं। तो हम ओलिगोसेक्राइड्स को ऐसे बता रहे हैं कि इनके अंदर मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स की तो बात वही है कि एक मोनोसेक्राइड में एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर 2 मोनोसेक्राइड्स लगे होंगे एक ओलिगोसेक्राइड में, तो उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स होंगे? कितने फंक्शनल ग्रुप्स होंगे? 2 फंक्शनल उनके ग्रुप्स। अलग-अलग यस, ग्रुप होंगे। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। टोटल मिलके ओलिगोसेक्राइड में कितने फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे डाइसेक्राइड में? 2, फिर 2 हो जाएंगे। है ना? और इसी तरह अगर 3 मोनोसेक्राइड्स मिले हों तो कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएंगे? 3 फिर 3 हो जाएंगे। तो ये हमें उसके नेम से भी थोड़ा बहुत पता चल सकता है। अगर मैं कह रही हूँ डाइसेक्राइड, तो इसका मतलब है वहाँ पर 2 मोनोसेक्राइड्स हैं। 2 मोनोसेक्राइड्स हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप्स तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? और मैम इसमें भी लिमिट है कि वो कार्बन एटम जो होंगे 3 या मोर देन 3 होंगे। नो, इसमें 7 तक। नो, वो सिर्फ मोनोसेक्राइड में लिमिट है। इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स की लिमिट है कि मोनोसेक्राइड यूनिट्स 2 से लेके 9 तक होंगे, 9 से ज़्यादा नहीं जाएंगे मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो अगर जिसमें 9 मोनोसेक्राइड्स हैं, 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स लगे हुए हैं, उसमें कार्बन एटम्स तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा होंगे ना। तो हम यहाँ पे कार्बन एटम्स को काउंट नहीं कर सकते। फंक्शनल ग्रुप्स को ज़रूर काउंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स के वहाँ पे कितने मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? ठीक है, हो गया क्लियर। सबको क्लियर हो गया? किसी और का कोई और क्वेश्चन?